तो बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थ्योरेटिकल भाग हमने खत्म कर ही लिया है। तो आज की वीडियो हम बना रहे हैं लाइट के ऊपर। लाइट में जो चैप्टर है आपके 10th का जो पोर्शन है फिजिक्स का, एक्चुअली उसमें लाइट ही लाइट रह गया है। लाइट में रिफ्लेक्शन के बारे में एक चैप्टर है, रिफ्रैक्शन के बारे में, ह्यूमन आई पर जो कहानी है, ये सारी की सारी चीज़ें रह गई हैं। बाद बाकी मैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाली दोनों भाग खत्म कर चुका हूँ थियोरेटिकली। क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाने की कोशिश अलग करूँगा। अब मैं आपके सामने बात करता हूँ लाइट की। पहले कहानी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। कहानी शुरू होती 1672 से, 1672 एडी से, जब न्यूटन लाइट की कॉर्पस्कुलर थ्योरी देते हैं। अब ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है? इनमें न्यूटन ने कहा है कि लाइट एक पार्टिकल है जो कि बहुत छोटा पार्टिकल है जिसका नाम है कॉर्पस्कल, और ये पार्टिकल इतना छोटा है कि इस पर ग्रेविटी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, ये परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक को समझाता हूँ ज़रा आपको। ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ता, इसको तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अंधेरा हो बिल्कुल कमरे में और थोड़ी सी लाइट आ रही हो तो आपको धूल के कण ऊपर ही उड़ते दिखाई देते हैं, वो नीचे नहीं टपकते। बाद बाकी चीज़ें नीचे टपक जाती हैं क्योंकि उन पर भी ग्रेविटी का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उनके भी मास अत्यंत कम है। उसी प्रकार से ये लाइट तो उससे भी कितने गुना हल्की है ये पार्टिकल, जिसे कॉर्पस्कुलर कॉर्पस्कल कहा गया है। और दूसरी बात इन्होंने कही, ये पार्टिकल जो है परफेक्टली इलास्टिक है। अब परफेक्टली इलास्टिक वाली बात समझो जरा। जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस बोर्ड में एक चौक मारा, तो ये चौक मार दी, आपको आवाज़ सुनाई दी। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ एनर्जी जो मैंने इसमें दी थी वो एनर्जी का लॉस हुआ यहाँ। तो ये परफेक्टली इलास्टिक वाली सिचुएशन नहीं है। जब मैं ऐसे लाइट को मारूं, जैसे मान लो एक बॉल आप धरती में मारते हैं तो वो जितनी हाइट से मारते हैं उतनी पर वापस नहीं आती, उसका एनर्जी में कुछ लॉस हो जाता है। जितनी भी छोड़ूं उतनी पे वापस आ जाए, तो इसे कहेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक। कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, जैसी टक्कर लगती वैसी सटीक वापस आ जाती है। ऐसे आपको ये कोलिजन के नाम से फिजिक्स में 11th क्लास में भी पढ़ना है। आप ये देखो यहाँ पे क्या काम करती है ये थ्योरी। इन्होंने कहा कि लाइट का पार्टिकल एक तो नेग्लिजिबल मास रखता है, दूसरी चीज़ कही इन्होंने बच्चों कि ये जो लाइट का पार्टिकल है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिखाता है। परफेक्टली इलास्टिक, इन दोनों बातों का मतलब आप समझ गए हैं। अब इससे क्या प्रभाव पड़ता है जरा समझें। मान लो आपने एक इंजेक्शन में से पानी भर लिया है और पानी भर के आप ऐसे धार मारते हैं तेज, और उसमें पतली सी सुई लगी हुई तो उसकी वजह से धार ऐसे सीधे निकल जाती है, और सोचो वो थोड़ी देर बाद टपक के गिर जाती है। लेकिन और पतली सुई होती उसमें तो वो थोड़ी दूर और सीधे चलती। अब वो टपक के गिर जाने का कारण उसमें ग्रेविटी का प्रभाव पड़ रहा है, और नहीं तो वो सीधी चलती जाती और कभी ना गिरती। बिल्कुल लाइट भी ऐसे ही छोड़ी जा रही है। जो पानी की बूंद वाले छोटे से छोटे पार्टिकल हो सकते हैं, ऐसे ही लाइट के पार्टिकल हैं, और वे सीधे के सीधे एक बीम के रूप में स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं। एक्चुअली हमें यही मान के अभी पढ़ना है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ बीम। अभी हम जो रे डायग्राम बनाया करेंगे उसमें ऐसे सीधी रे भेजा करेंगे। सीधी रे कैसे जानी है? बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की ऐसे सीधी धार जानी। वो तभी जाएगी जब पतली सुई हो, मतलब मास कम हो, ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो। तो कुछ बातें ये हो जाती है, नेग्लिजिबल मास और इलास्टिक कोलिजन कैसे दिखा रहे हैं। इससे इन्होंने ये बता पाया कि लाइट रिफ्लेक्शन का फिनोमेना दिखाती है। जैसे आपको पता है कि अभी हम इसमें रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट किसी सरफेस में आएगी, टकराएगी और वापस लौट जाएगी। तो लाइट का टकरा करके वापस लौट जाना, यही रिफ्लेक्शन है। अब टकरा करके वापस लौटते समय जितना एंगल बनाती है इंसिडेंट, उतना ही एंगल बनाती है रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के लॉ को इन्होंने प्रूव किया हुआ है उससे। ये हम आपको भी प्रूफ के साथ समझाएंगे कि कैसे कैसे ये काम किया होगा। एक्चुअली फिर इन्होंने बताया रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट किसी भी एक मीडियम पे डाली जाए ऐसे, तो जब मीडियम पे डाली जाती है लाइट, तो फिर वो थोड़ी सी अगर मीडियम यहाँ रेयर से डेंसर में जाए, तो जब रेयर से अगर डेंसर में जा रही है लाइट तो थोड़ी सी झुक जाती है, ऐसे नीचे की तरफ झुक के चलती है। तो इसमें इन्होंने समझाया ऐसा इसलिए हो रहा है कि लाइट के पार्टिकल को, कॉर्पस्कल को, मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो अपनी ओर खींच रहे हैं, तो खींचने की वजह से ये थोड़ी सी झुक जाती है। ये चीज़ें इन्होंने लाइट के बारे में समझा दी। उस समय पर एक्चुअली यही दो फिनोमेना थे, मगर हम 12th लेवल तक आज की तारीख में जो लाइट के बारे में जो कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ ये टकरा करके लौटना, रिफ्लेक्शन और किसी मीडियम में चला जाना यानी कि रिफ्रैक्शन, ये दो ही नहीं पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों इंटरफेरेंस 12th में। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें डिफ्रैक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों इसमें पोलराइजेशन।
इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले थोड़ा सा इनके बारे में हिंट देता हूँ, ज़्यादा तो तुम्हें डिटेल में ये चैप्टर पढ़ने, ये चैप्टर के चैप्टर हैं पूरे 12th लेवल पर, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा उसको नहीं समझा सकता। मैं तो आपको एक कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको पूरे चैप्टर में मजा आए। एक्चुअली क्या होता है कि ये दो बातें तो वो समझा देते हैं। कौन? न्यूटन। रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है ये भी समझा दिया उन्होंने, पार्टिकल टकरा के लौटना, और मीडियम में अंदर जाना ये भी समझा दिया। लेकिन ये वाला पैटर्न नहीं समझा पाए हैं। ये पैटर्न आया कैसे है, जरा इसको आगे बढ़ाता हूँ। कहानी ये मैंने कहा ना 1672 की है। उस समय न्यूटन ने कार्पस्कुलर थ्योरी दी। उस समय बगल में एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1678 में वेव थ्योरी दी। इन्होंने कहा लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। इन वैज्ञानिक का नाम है क्रिश्चियन हाइगन। क्रिश्चियन हाइगन ने वेव थ्योरी में कहा कि लाइट वेव के रूप में चल रही है। ऐसे देखो जैसे आपने पानी में ऐसे एक कंकड़ डाला और पानी में से एकदम से क्या होता है, पानी ऊपर उठता है, और ऐसे कुछ लहर सी बनते हुए और पानी ऐसे चलता चला जाता है। इन्होंने भी यही कहा किसी सोर्स से लाइट ऐसे ही डिस्टरबेंस पैदा करते हुए चलती चली जा रही है। ये वेव थ्योरी लाइट के बारे में हाइगन ने उसी समय दी। कितनी साल का अंतर है देख लो आप, 6 साल का अंतर है। मगर उस समय पर न्यूटन ने कहा कि लाइट पार्टिकल है और ये कह रहे हैं वेव है। इनकी कौन सुन लेगा? सुनी भी नहीं गई। हाइगन की वेव थ्योरी उस समय पर कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि न्यूटन अपने आप में बहुत बड़ा नाम है उस समय। उन्होंने जो कितनी सारी खोजें कर दी हैं, आप भी 9th में कितनी खोजें पढ़े आए उनकी, इसलिए ये बात उस समय ध्यान में नहीं दी जाती है। लेकिन कुछ समय और बीतता है, आ जाती है सन 1801, 1801 AD की बात है, जब एक और वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है थॉमस यंग। थॉमस यंग क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो इंटरफेरेंस वाले फिनोमेना को समझाते हैं। अब थोड़ा सा मैं एक आइडिया देता हूँ। इसमें क्या होता है कि लाइट को पास कराने के लिए दो पतले पतले से स्लिट बनाते हैं। स्लिट मतलब समझ रहे, ब्लेड से ऐसे कागज काट लो, ऐसा स्लिट बनाते हैं और उसमें से लाइट ऐसे भेजते हैं, और वहाँ आगे स्क्रीन पर वो देखते हैं कि लाइट अगले में पूरे में नहीं फैली है। पार्टिकल होता तो क्या है, फैल के बिखर जाता। जैसे मान लो आपने पानी में से रंग डाल दिया तो लाइट, वो रंग के पार्टिकल पानी को पूरा रंगीन कर देंगे, मगर लाइट बिखरी नहीं। वहाँ पर कुछ और ही देखने को मिला। वहाँ देखने को मिला कहीं उजाला है, कहीं अंधेरा, कहीं उजाला है, कहीं अंधेरा। ऐसा एक्चुअली वेव में होता है। थोड़ी सी वेव की जानकारी आपको देता हूँ। मान लो एक रस्सी में ऐसे मैंने एक वेव बनाई, एक रस्सी में ऐसे वेव बनाई, और ये वेव इधर से चल के इधर को जा रही है, इधर को ऐसे ऐसे आ रही। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इसकी स्थिति ऐसी होने वाली है। लेकिन अगर ये मिल जाए तो ये बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। मगर हो क्या रहा हो वेव के बारे में, अगर ऐसी सिस्टम आ रहा हो कि एक वेव ऐसे चल के जा रही है, एक वेव ऐसे, और ये दोनों अगर मिल जाएं एक साथ, तो जब ये मिलेंगी ऐसे कुछ समय बाद ये मिलेंगी, तो ये मिल कर के और एक बड़ी वेव बना लेंगी। थोड़ी सी बड़ी बना के दिखाता हूँ ऐसे। इसे कहते हैं, देखो जब दो वेव मिलती हैं अपोजिट डायरेक्शन में मिले, एक ऊपर एक नीचे, तो वो खत्म हो रही हैं यहाँ। लेकिन जब एक ही डायरेक्शन में ऊपर ही ऊपर चल के दोनों मिले तो वो जुड़ रही हैं। तो लाइट भी बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है। कहीं पे वो जुड़ के उजाला ही उजाला कर दिया है, कहीं उल्टी मिल गई तो अंधेरा ही अंधेरा कर दिया है। ऐसा पैटर्न देखा, ऐसा पार्टिकल के साथ नहीं हो सकता, वेव के साथ हो सकता है। तो फिर ये बात न्यूटन की उस समय एक्सपेरिमेंटली गलत कर दी गई। कितनी सन में? 1801 में। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने दिखाया कि लाइट देखो वेव जैसा नेचर दिखा रही है, इसका मतलब लाइट पार्टिकल है ही नहीं, लाइट क्या है? वेव है। तो कुछ समय बाद नहीं, सालों का फेर आ जाता है। 1927 आ जाती है, 1927 में दो वैज्ञानिक हैं, लेनार्ड एंड हॉलबर्ग। ये एक्सपेरिमेंट कर करके एक इफेक्ट दिखाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां सरफेस पे, किसी भी मेटेलिक सरफेस पे लाइट टकराए और वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। टकरा करके बाहर निकालना ऐसा फिनोमेना हम एक चैप्टर के नाम से पढ़ेंगे 12th में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वाला फिनोमेना एक्चुअली मैं आपको बस थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। ये तभी दिखाई दे सकता है जब लाइट का पार्टिकल नेचर हो। तो लाइट का पार्टिकल नेचर, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो पार्टिकल नेचर से ही सिद्ध हो रहा था। और ये जो चीजें हैं इसमें, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूं, बस बता रहा हूं कहानी कि ये इंटरफेरेंस, ये डिफ्रैक्शन ऐसी चीजें हैं जो लाइट के सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से ही दिखाई जा सकती हैं।
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी एक्चुअली हाइगन की वेव थ्योरी के द्वारा प्रूव किया हाइगन ने, लेकिन इसके बारे में तो पार्टिकल नेचर के द्वारा भी बता दिया था किसने, न्यूटन ने। लेकिन जो लास्ट बात रह गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये किसी भी प्रकार से वेव नेचर को फॉलो नहीं करती। यही कॉन्ट्राडिक्शन आ गया वेव नेचर में, अन्यथा बहुत सारी बातें तो वेव नेचर से सिद्ध हो गई। तो फिर कहा गया कि लाइट का वेव नेचर नहीं पार्टिकल नेचर है। तो धीरे धीरे ये घमासान बढ़ता गया। आप समझो कि 1672 से 1927 आ गई, पहले कुछ कह रहे हैं पार्टिकल है, फिर कुछ कह रहे हैं वेव है। तो इस प्रकार से इस कॉन्ट्राडिक्शन को थोड़ा सा सही तरीके से हल किया डी ब्रोगली ने इसके डुअल नेचर पर काम करके। डी ब्रोगली को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने ये कहा कि लाइट के पास दोनों प्रकार के नेचर हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। एक्चुअली इसके बारे में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट, इस फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट का अगला ही भाग हम 12th में ही पढ़ते हैं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका सारांश आपके लिए कहानी बना के तैयार की हुई है। ये कहानी आपको 10th to 12th की पूरी लाइट वाली फिजिक्स में काम में आने वाली है, ऑप्टिक्स में आपके में पूरे भाग में काम में आने वाली है। इसके बाद बच्चों मैं इसमें 10th लेवल पे आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा और रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। तो मैं कहानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरू करने वाला हूँ। कहानी को बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ लाइट के बारे में दो बातें हो गई कि लाइट का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इस दोनों नेचरों के बारे में बच्चों अभी भी जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम दोनों ही ये समझेंगे, लाइट ये दोनों ही हैं। ठीक, ये कैसे क्लैरिटी आती है तो 12th तक की पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कहाँ किस नेचर का कैसे यूज करना है। इसी प्रकार से मैं जैसे पार्टिकल नेचर पे और वेव नेचर पे कुछ बात करता हूँ। ये जो आपके यहाँ लाइट आ रही है वो भी एक आ जाता है, ये वेव्स का भी एक भाग है। ये टोटल जो वेव्स थी, ऐसे मैं आपके सामने कुछ वेव्स लिखता हूँ डिफरेंट टाइप की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिन्हें कहते हैं। उनमें से भी एक रीजन है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे ये रीजन है बच्चों लाइट वेव का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो भी धीरे धीरे इस पर भी एक चैप्टर है 12वीं में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वेव की बात आई है इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि ये इतनी टाइप की वेव होती है, जिसमें ये होती है गामा और ये होती है एक्सरे। इसके बाद ये होता है अल्ट्रावायलेट। इसके बाद बच्चों ये होता है विजिबल रीजन, ये होता है इंफ्रारेड, ये होती हैं माइक्रोवेव्स, ये होती हैं रेडियो वेव्स। देखो इनमें से बहुत सारी ये क्या सारी की सारी के यूज जानते ही हो आप। गामा रेस ट्रीटमेंट्स में कैंसर वैंसर के में बहुत सारी ऐसी जगहों पे यूज़ करी जाती है। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है, इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी घटती गई है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है, किसी में भी ये अंदर जा सकती हैं ज़्यादातर। तो ये गामा रेस हो गई बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली। एक्सरे आपको मालूम ही है, देखो कि ये हड्डी में अंदर नहीं जा पा रही हैं, मांस में चली जाती हैं। तुम्हारा एक्सरे करवा के आते हो, हाथ टूट जाए पैर टूट जाए तो ये एक्सरे उसमें काम में आती हैं। अल्ट्रा वायलेट रीजन है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के काम में आएगा। यूवी रेडिएशन जो डाले जाते हैं, आप देखते हैं सन से यूवी रेडिएशन आ रहे हैं, उनके लिए सनस्क्रीन की क्रीम आती है, उन पर लिख के आता है प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। इसके बाद हमें ये महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने वाले हैं इसमें, ये होता है लाइट का विजिबल रीजन। ये वेरी करता है बच्चों, इसके भी विजिबल रीजन के भी कलर हैं। ये वेरी करता है 380 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर के लगभग। अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहा हूँ जी मैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकती है, हो सकता है आपको। इस रीजन के बारे में मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लाइट के बारे में, 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर के रीजन के बारे में। और ये है इंफ्रारेड रीजन। आप रेडार सिस्टम में ये काम में आता है। किस प्रकार से, जैसे कि बॉर्डर पर लगी होंगी रेडार, ये पता लगाने कि दुश्मन का जहाज एंटर करा कि नहीं। पाकिस्तानी बॉर्डर पर लगा दी, यहाँ से पाकिस्तान से कहीं कोई ऐसा फाइटर प्लेन या फिर कुछ ऐसा भी तो नहीं आने वाला, तो ये रेडार सिस्टम में यूज हो जाती है। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवन आपने सुना हो, खाना वाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें रेडियो वेव सिग्नल वगैरह में, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो हम इसमें विजिबल रीजन पढ़ने वाले हैं। ये 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर की रेंज में लिख रहा हूँ। और ये विजिबल रीजन बच्चों कलर वाइज चलता है। जैसे यहाँ का कलर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वाला ये रीजन है। इसमें 380 नैनोमीटर की तरफ, इधर की तरफ की फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ है वो कम है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो जो वॉयलेट वाला रीजन है बच्चों,
उससे रेड वाले रीजन की तरफ हम लेफ्ट टू राइट ऐसे चलते हैं। इसमें यहाँ वेवलेंथ है 380, तो यहाँ वेवलेंथ है 780, यानी रेड की तरफ वेवलेंथ ज़्यादा है और वॉयलेट की तरफ वेवलेंथ कम है। इससे बहुत सारे फिनोमेना मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, नेचुरल फिनोमेना कि क्यों ट्रैफिक सिग्नल की और इंडिकेटर्स की लाइट जो है रेड कलर की यूज़ की जाती हैं। ये सब बातें आपको इसी चीज़ से क्लियर हो जाएंगी। मेरी बात ये एंड तक याद रखेंगे आप। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो 7 कलरों का मिक्सचर विजिबल रीजन में आपको मैं बता रहा हूँ 380 से लेके 780 नैनोमीटर तक। एक्चुअली इसके लिए 6वीं 7वीं में आपको न्यूटन डिस्क पढ़ाई जाती है कि इसमें 7 कलर थे और डिस्क को ऐसे तेजी से घुमा दिया तो वो मुझे वाइट दिखाई देने लगती है। तो हमारे यहाँ जो लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है, वो ये 7 के 7 कलर आ रहे थे, लेकिन मिल के आ रहे थे, इसलिए मुझे वाइट दिखाई दे रहे हैं। अब इसी से मैं रिफ्लेक्शन को आगे समझने वाला हूँ। तो मैं अब आपका जो काम करने वाला हूँ, रिफ्लेक्शन पे काम करने वाला हूँ। जरा आप समझें कि ये जो पूरा वर्ल्ड आपको विजिबल है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ चीज़ें, जैसे बोर्ड आपको ये ग्रीन सा दिखाई दे रहा है, ये टी शर्ट आपको ग्रे कलर की दिखाई दे रही, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं आपको। एक्चुअली लाइट रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों में वहाँ से उसी रीजन की वापस लौट रही है। लाइट तो वो वैसे कॉम्बिनेशन वाइट है जो वो इन 7 का है, लेकिन वहाँ से लौट के जो लाइट आ रही है आपको दुनिया की वो चीज़ वैसी दिखाई देगी। यहाँ फूल लाल दिखाई दे ये वाला, तो इसका मतलब वहाँ से लाल वाली कलर वाली लाइट टकरा करके वापस तुम्हारी आंखों पे लौट रही है, बाद बाकी मई की मई खत्म हो रही। ये आपको ऐसे भी समझ में आता है कि धूप में रखा रहे कोई भी सामान, ये फूल ही रखा रहे, तो आप देखेंगे कि यहाँ थोड़ी देर बाद ये गर्म हो जाएगा। ठीक, तो इसी को आप समझो कि ये जो 7 कलर है ना, एक्चुअली अब जो 7 में गिरे तो कहीं आया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 7 कलर 7 नहीं है, ये 7 भी अनंत हैं। ये रेड अकेला रेड नहीं है, क्रिम्सन रेड, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप, डार्क रेड, पिंक, ये तुम नहीं समझ सकते। बेई जी समझ सकती हैं जो तरह तरह की लिपस्टिक लगाती हैं रोज। हाँ, तो आप लोग तो केवल ये समझो कि ये मोटे मोटे तौर पे 7 कलर हैं, बस ज़्यादा मिस्टेक मत निकालने की कोशिश करना। तो इसमें से ही कहीं ना कहीं से ऐसा कलर आ जाएगा आपके पास, तो वैसी चीज़ें आपको विजिबल हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के बात ये आती है, जो आपको ये कलरफुल वर्ल्ड जो विजिबल है, ये एक्चुअली इसीलिए है क्योंकि यहाँ से ऐसी ऐसी लाइटें टकरा करके वापस लौट रही हैं। रिफ्रैक्शन इस प्रकार का यहाँ हो रहा है। तो आप समझो आगे की बात है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू अ सरफेस। मतलब जो रिफ्लेक्शन है वो किसी भी सरफेस से लाइट का टकरा करके वापस लौटने वाला प्रोसेस है। अब जैसे कि आप देखते हैं एक शीशा है आपके पास, ऐसे लाइट डालो, सुल्तान करता नहीं, सुल्तान मूवी में एकदम से अनुष्का शर्मा जी ऐसे कंडे बना रही होती हैं, वे ऐसे उनकी नाक पे ऐसे धूप पहुंचाते हैं, बच्चे भी करते हैं ये खेल। तो ये जो खेल है ना, ये लाइट का ऐसे सूर्य यहाँ पे आया और टकरा करके ये लाइट का वापस जाना, यही फिनोमेना क्या कहलाता है बच्चों? रिफ्लेक्शन कहलाता है। और इसी की वजह से हमें ये कलरफुल वर्ल्ड विजिबल होता है। आप ये काम की चीज़ें नोट कर लें, फिर मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। मुझे मालूम है बच्चे पक्के ये कह रहे होंगे जिन्हें कहाँ की कहानी सुना रहा है, 10th के चैप्टर में से एक बात नहीं बताई। अब सारी बातें ऐसी आएंगी कि तुम्हारा दिमाग खुल गया होगा और 10th का चैप्टर बड़े मज़े से समझ में आएगा। देखो, पहली बात मैं रिफ्लेक्शन के बारे में करने वाला हूँ। रिफ्लेक्शन में आपको मैंने ये स्टोरी सुना दी, उससे वर्ल्ड विजिबल हो गया। अब आते हैं रिफ्लेक्शन के लॉस पर। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी भी सरफेस से लाइट टकराती है, ये मान लो एक सरफेस है, एक हार्ड सरफेस, जहाँ लाइट टकरा जाए, है नहीं तो पानी होता तो लाइट टकराएगी, भीतर चली जाएगी, उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन हार्ड सरफेस हो, कांच हो जैसे, है ठीक, शीशा, अभी बताएंगे शीशा कैसे काम करता। तो क्या हो गया, ऐसे लाइट टकराई, ये क्या बना लिया है मैंने बच्चों? नॉर्मल, क्योंकि लाइट के एंगल वेंगल हम हमेशा नॉर्मल से ही देख रहे होते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि सरफेस के साथ एंगल एक बार लाइट आते हुए समय बनाया, फिर उसी डायरेक्शन में जाते समय बनाया, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, इसलिए हम नॉर्मल के साथ देख लेते हैं जनरली। तो लाइट यहाँ पर आके गिरी और टकरा करके ये लौट गई, तो ये एक रहा नॉर्मल। नॉर्मल क्या? इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन, तो इसे मैंने नाम दे दिया नॉर्मल। और ये कहलाती है बच्चों इंसिडेंट रे,
जो लाइट डाली गई उसे कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो टकरा करके लौटी वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दो चीज़ें हो गई बच्चों, लाइट गिरी वो और लाइट टकरा करके लौटी वो। तो इसमें लॉ दिया गया कि ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। प्लेन जरा समझाता हूँ, जैसे कि ये लाइट ऐसे आती और ऐसे बाहर को निकल जाती, और बोर्ड है यहाँ, तो बोर्ड एक प्लेन है, जैसे कागज एक प्लेन है, तो कागज में ऐसे जाए और ऐसे बाहर निकल जाए, तो ये प्लेन बदल गया। वरना अगर इसी बोर्ड पे आई और इसी बोर्ड पे ऐसे ही चली गई सीध पे, अगर आप इससे प्लेन में अगर चीज़ हो तो इधर से देखोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, एक लाइन दिखाई देगी बस, सामने से ही दिखाई दे सकता है प्लेन में। जैसे यहाँ पे कहीं टीन सेट डला हुआ है तो आप देखेंगे वहाँ बस एक तरफ से केवल एक लाइन दिखाई देगी, तो इसी को कहते हैं एक प्लेन। तो इन्होंने कहा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। पहला लॉ दिया गया, इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ है बच्चों कि जो लाइट आपने डाली, इंसिडेंट रे, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं, ये कहलाता है पहला रिफ्लेक्शन का लॉ। इसमें एक और लॉ दिया गया, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। सेकंड लॉ है कि जिस एंगल पे नॉर्मल के साथ लाइट डाली जा रही है, इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल, आई से इसे डिनोट कर रहा हूं मैं, और लाइट टकराकर जिस एंगल पे लौटी इसे कहेंगे हम एंगल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसमें जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर आता है, जितने एंगल पे लाइट डाली जाती है टकरा करके ठीक उतने ही एंगल पे वापस लौटती है। ये बिल्कुल वैसी स्टेज है जैसे एक आप बॉल लें, ऐसे मारें, ऐसे वापस उसी डायरेक्शन में चली जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब बॉल प्रॉपर इलास्टिक हो। ऐसे आप पत्थर ले लें तो क्या हो सकता है कि इधर की मारे इधर निकल जाए। तो यही बात पहले ही न्यूटन ने बताई कि लाइट का जो पार्टिकल है वो इलास्टिक है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, ये है सेकंड लॉ। इसमें कहा जाता है, कुछ भी ज़्यादा डेफिनेशन के तौर पे कहूँगा नहीं, उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा हर वीडियो की तरह। आपको बस ये ध्यान रखना है सेकंड लॉ क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, जितने एंगल पे लाइट डाली जाएगी टकरा करके उतने पे ही वापस लौटेगी। ये दो हो गए काम के लॉ। और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बोर्ड के पेपर के लिए आप इनको याद रख सकते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक, अब मैं आगे की बात पे आता हूं बच्चों। इसमें रिफ्लेक्शन जिन सरफेसेस से हो सकता है, एक्चुअली हर जगह रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। ऐसे दीवार में या बोर्ड पर लाइट डाल दो तो आपको ये दिखाई नहीं देगा कि टकराई कि और टकरा के लौटी उसी एंगल पे। ये कुछ खास सरफेस पर मुझे ऑब्जर्व होती है। इन खास सरफेस का नाम है बच्चों मिरर। अब मिरर में हम पहला पढ़ेंगे आपके सामने प्लेन मिरर, प्लेन। दूसरे हम पढ़ते हैं इसमें कर्व्ड। कर्व्ड में भी हम बच्चों यहां पर स्फेरिकल पढ़ेंगे सिर्फ, क्योंकि और कर्व होते हैं वो हम 11-12 में तो कर्व पढ़ना समझते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह, एलिप्स वगैरह। तो वो मिरर के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, पहले कर्व भी नहीं पढ़े हमने। 10th में हम पढ़ेंगे सिर्फ प्लेन और स्फेरिकल। तो प्लेन मिरर, ये जो आप आज तक जिसमें अपनी शक्ल देखते आ रहे हैं, सुबह जग के हम नहा धो के जी बाल काटना आपका रहता है, वही तो प्लेन मिरर है। ठीक, वो प्लेन मिरर बनता कैसे, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लो और उस पर एक पीछे पॉलिश कर दो, सिल्वर नाइट्रेट वगैरह, जैसे AgNO3 की पॉलिश करते हैं जनरली। तो आप देखते हैं कि शीशा है, उसके पीछे ऐसे सिल्वर कलर की कुछ पॉलिश सी होती है, वरना अगर प्रॉपर वो कांच ही होता तो आपको उसके आर पार दिखाई देता। पॉलिश करने से क्या हो जाता है, लाइट टकरा करके वापस लौटना शुरू हो जाती है। तो प्रॉपर ये मिरर बन जाता है एक प्लेन ग्लास, और उसको कहते हैं हम क्या, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है ये मैं आपके सामने समझाता हूं, जरा देखो। ये रहा एक प्लेन मिरर। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैंने इसके सामने एक मोमबत्ती रख दी बच्चों। तो आप देखते हैं कि मोमबत्ती अगर शीशे के सामने रखी हो तो उधर मोमबत्ती दिखाई देती है ना, तो करस्पॉन्डिंग कैसे दिखाई देती है जरा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से आप इधर से यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ आँख लगा के ऐसे आप देख रहे हैं मोमबत्ती को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक ऐसे ही इतनी ही दूरी पर
मोमबत्ती बन के तैयार हो गई है। इतनी दूरी पे मैं बनाता हूँ, कैसे बन रही होगी वो समझाता हूँ आपको, कैसे इधर दिखाई दे जाती है। एक्चुअली क्या है, आप एक लाइट यहाँ से भेजें इसकी आँखों पे, और ये लाइट गई ऐसे, तो इसको ऐसे करके प्रॉपर मिला लें यहाँ से। पीछे बन गई, यहाँ बना दे रहा हूँ, समझ लेना जी, दूर नहीं है, पास ही है, उतनी दूरी पर ही है। ठीक ठीक। अच्छा देखो, एक मैंने इसके टॉप से भेजी ऐसे रे, ऐसे भेजता हूँ। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। गलत बन जाता है रे डायग्राम। चलो अब ठीक है, हाँ ये बन गया। एक्चुअली क्या हुआ कि दो रे आई, जितने एंगल पे आई टकरा के उतने एंगल पे वापस लौट गई। एंगल आई बराबर एंगल आर, ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। मान लो ये मिरर से d डिस्टेंस दूरी पर रखी थी मोमबत्ती, तो आपको मालूम है कि जब लाइट रे, जो देखो मैंने ऐसा रे डायग्राम क्यों बनाया, आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है। कभी भी एक टॉप से एक बॉटम से रे ले जानी है और वापस टकरा करके लौटा देनी है, तो मुझे क्या लगेगा, देखो टकरा के लौटाने पे क्या लगेगा कि ये पीछे से कहीं से आ रही है। एक्चुअली ऐसा क्यों, आप देखो मैंने मान लो कि कहीं यहाँ पर इस कोने पे ऐसे मारा होता, कोई भी चौके से ये मार रहा हूँ मैं, तो अगर ये यहाँ टकराता और यहाँ टकराता और वापस लौटता, और ये इतनी तेजी से मारा जाता कि मुझे सिर्फ टकराने के वापस लौटते समय का इंस्टेंट दिखाई दे, तो मुझे ये लगेगा कि यहाँ इस भीतर से यहाँ से कहीं आ रहा है, दीवार में से अंदर से। जबकि वास्तव में क्या हुआ था, मैंने यहाँ से मारा, टकराया दीवार में, फिर लौटा। लेकिन जाते समय अगर मैं नोटिस ना कर पाऊँ, लाइट क्या है, लाइट की स्पीड बहुत तेज है, तो मैं उसे जाते समय नोटिस नहीं कर पा रहा होता हूँ। टकरा के आती तो ये लगता है पीछे से कहीं से आ रही है। तो इसी में मैंने ऐसे बनाया है, तो आपको भी ये दिखाई देता है कि मोमबत्ती यहाँ नहीं रखी। अगर शीशे में आप देखें तो ये लगे शीशे के पीछे कहीं मोमबत्ती रखी हुई है, लेकिन वास्तव में वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मैंने मान लिया कि ये यहाँ से d डिस्टेंस दूरी पर रखी थी, तो जितने एंगल पे लाइट टकराती, मान लो ये थीटा एंगल पे टकराई, तो ये थीटा पर ही वापस आई, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। और ये मान लो अगर आपने h हाइट ले रखी है और जहाँ ऑब्जेक्ट रखा था वो पॉइंट O है, जहाँ लाइट टकराई वो x है, और जहाँ ये इमेज बनी वो पॉइंट I है। तो आप एक चीज़ नोटिस करें, ये ट्राइंगल देखें आप, OX यहाँ M मान लो, OXM, और ऐसे ही आप ट्राइंगल नोटिस करें MXI, तो आप ये चीज़ गौर करेंगे कि ये जो एंगल थीटा है, बिल्कुल ऐसा ही एंगल Z बना के देखो, अपोजिट वाला, ये एंगल थीटा हो जाएगा कि नहीं, और ये एंगल थीटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। गौर करें, ये वाला ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90 हो गया ये, और ये एंगल थीटा, इसके ये एंगल थीटा, ये कॉमन साइड, ठीक। तो इस प्रकार से ये ट्राइंगल आप नोटिस करें, ये ट्राइंगल में ये दो एंगल बराबर हो गए, एक कॉमन साइड हो गई, ठीक। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए, तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर रखा होता है उससे इमेज भी d डैश जो दूरी है इमेज की, वो उतनी ही दूरी पर दिखाई देती है। कौन कौन से ट्राइंगल को मैंने कहा है आपसे, OXM को और MXI को। तो OXM ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, MXI के साथ, और इसी प्रकार से जो D है वो किसके बराबर है, d डैश के। तो प्लेन मिरर में एक काम की चीज़ समझ में आ जाती है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हो उतनी दूरी पर हमें उसकी इमेज दिखाई देती है। ये इमेज क्या है, इमेज जहाँ से लाइट निकल करके आपको आंखों में जाती हुई दिखाई दे, वो जगह इमेज है। जैसे कि कोई एक लेंस में बच्चे क्या करते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऐसे सूर्य के सामने उसे रख के ऐसे कागज़ जलाते हैं, ऐसा आपने भी काफ़ी किया होगा, खूब शरारती हो। तो देखो जब भी आप इसे यहाँ पे कागज़ रखेंगे तो कागज़ जब जलेगा तो उसमें से जो लाइट रे आपको कैसे दिखाई दे रहा है वहाँ कुछ भी, वो इसीलिए क्योंकि फिर वहाँ से कुछ लाइट आपकी आंखों में पहुँच रही है। तो इसलिए इसका मतलब यहाँ क्या बनना है, इमेज। तो इमेज क्या चीज़ है, जहाँ से लाइट तुम्हारी आंखों में पहुँचे वह जगह इमेज है। ये इमेज दो प्रकार की दिखाई दे। अब जैसे शीशे में तुम खड़े हो जाओ तो वहाँ से लाइट तुम्हारी आंखों में पहुँच रही है ना, तो तुम क्या हो गए वहाँ शीशे में, इमेज हो गए, ठीक। तो उसी प्रकार से इमेज को हम दो टाइप की कहते हैं, टाइप्स ऑफ इमेज। अरे साफ लिख जा, टाइप्स ऑफ इमेज बच्चों दो टाइप की होती हैं। पहली लिखेंगे हम रियल इमेज, अगली लिखते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज। इसकी कुछ खासियतें हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूं। रियल इमेज तब बनती है बच्चों जब वास्तविक रूप से रे आए और टकराएं
जहां पर वहां जो बनेगी इमेज वो रियल बनेगी। जैसे ये लेंस में इकट्ठी होकर वास्तव में रे यहां मिली थी कागज जलाते समय, मगर शीशे में ऐसी रे वहां कुछ थी क्या? नहीं थी, मुझे बस लग रहा था कि वहां रे। तो जब मुझे केवल लगे वहां कोई भी रे ना हो तो ऐसी इमेज, ये वाली कैसी इमेज कहलाएगी? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब लगता है, आभासी, ऐसा वहां है नहीं कुछ। रियल मतलब वास्तव में रे टकराए, वो हो गई रियल, और ये जो मुझे लगे केवल वो हो गई वर्चुअल। अब जैसे कि मैं शीशे के सामने खड़ा हो दूं तो ये लगता है पीछे से कोई भी खड़ा है, और इधर से कोई इधर आ रहा हो तो शीशे में लगता है उधर से कोई इधर आ रहा है। तो ये क्या है? एक्चुअली वर्चुअल इमेज, वास्तव में वहां कोई नहीं है। तो वर्चुअल इमेज और रियल में मुझे लग रहा है आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब वर्चुअल और रियल इमेज के कुछ और खूबियां हैं वो समझाता हूं। इसकी मेन खूबी है रियल इमेज की, ये स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की जा सकती है। रियल के बारे में क्या लिखते हैं? कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। और वर्चुअल की क्या लिख देंगे बच्चों? रियल की कैन भी है, वर्चुअल की कैन नॉट भी है। वर्चुअल को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये दो चीज़ें हो गई, ये बेसिक डिफरेंस हो गया रियल और वर्चुअल इमेज के बीच। रियल इमेज स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की जा सकती है, वर्चुअल इमेज प्रोजेक्ट नहीं की जा सकती। ये तुम्हें ऐसे लॉजिकों से ही समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको एक प्लेन मिरर की खासियतें बताई हैं। प्लेन मिरर के बहुत ही अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। प्लेन मिरर चल रहा हो, खुद दौड़ रहा हो, कितने टाइप की इमेज, कितना प्लेन मिरर का एरिया, इसके न्यूमेरिकल्स पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब इसमें जो अगला डिस्कशन होता है बच्चों, प्लेन मिरर के बाद मैंने कहा कर्व्ड में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में होता है। तो आगे की चीज़ आपको इसमें स्फेरिकल मिरर बताई जाएगी। एक चीज़ और होती है प्लेन मिरर की जो इमेज में, उसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन क्या है? आपने देखा होगा एम्बुलेंस ऐसे उल्टी लिखी रहती है, ऐसे लिख देते हैं ना, इस प्रकार से। तो क्योंकि शीशे में आप देखेंगे कोई भी चीज़ ये लिखी हुई अगर आप अपने शीशे में देखें तो ये पलटी हुई दिखाई देगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा होता है बच्चों? देखो थोड़ा इसे समझाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपने ये रे डाली, एक टकरा करके ऐसे गई, और एक रे ये डाली टकरा करके ऐसे गई, और एक रे ये डाली टकरा करके ऐसे गई। तो इसमें मैं नाम दिए दे रहा हूँ रे नंबर 1, रे नंबर 2 और रे नंबर 3। तो रे नंबर 1 टकरा करके कहाँ पहुँची है? यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ। तो 1 डैश लिखे दे रहा हूँ इसे, 2 डैश लिखे दे रहा हूँ इसे, 3 डैश लिखे दे रहा हूँ इसे। अब इसको बात को समझना बच्चों ध्यान से। ये एक्चुअली मैंने प्लेन मिरर ऐसे बनाए हुए, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है सामने। तो जो पहली वाली रे थी वो यहाँ पहुंची, दूसरी वाली थोड़ी उधर, तीसरी वाली थोड़ी और उधर। आप गौर करेंगे जो 3 रे आ रही थी उनमें से जो सबसे ऊपर थी, अगर इधर से देखना शुरू करो तो वो सबसे तीसरे नंबर पर मिल रही, जो इधर से पहले नंबर पर मिल रही थी। मतलब जो रे यहाँ से सबसे उधर से भेजी गई थी वो सबसे इधर नहीं पहुंची है। तो इस प्रकार से ये रे क्या हो गई है? पलट गई, अगर उस साइड से देखा जाए तो। यही वाला फिनोमेना लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। जब लाइट रे एक्चुअली टकरा जाती हैं तो टकराने के बाद हमें वो पलटी हुई दिखाई देती हैं। आप भी देखेंगे लिखा हुआ कुछ भी अगर ये शीशे में देखें तो आपको पलटा हुआ दिखाई देगा। दिस फिनोमेना इज व्हाट? लेटरल इन्वर्जन। अब मैं इसमें काम की बात पे आता हूँ। वो काम की बात क्या है बच्चों? स्फेरिकल मिरर। मैं इसको अगली वीडियो में निपटाने की कोशिश करूंगा। स्फेरिकल मिरर पर बढ़िया न्यूमेरिकल्स बोर्ड के लिए भी और किसी भी जनरल कंपटीशन, KVPY, NTSC जैसे कंपटीशन भी दो तो उन पर यहाँ से और प्लेन मिरर से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल वीडियो प्लेन मिरर पर भी एक बना के तैयार करूँ। आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट से रिलेटेड थी, जिसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये कहानी सिर्फ इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।